यह विनाश वाला फेज था। तो 3 फेज है, एक है हड़प्पा काल का आरंभिक हड़प्पा काल जिसे अर्ली फेज कहा जाता है ना, 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व फॉर्मेटिव फेज था। दूसरा है मैच्योर फेज जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के कालखंड में था। इसमें हड़प्पा का पूर्णतः विकास हो जाता है, मतलब मौजूदा पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बड़ी सिंधु सभ्यता थी और उस समय के समकालीन सभ्यताएं जैसे मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता उनसे भी सिंधु सभ्यता बड़ी थी। क्लियर है? हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास चल रहा है हमारा और आज हड़प्पा सिविलाइजेशन के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि सवाल यहां से पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, कौन से 2 टॉपिक है तो समझ लीजिए, टाइम पीरियड यानी कि समय काल या कालखंड, और दूसरा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट यानी भौगोलिक सीमा या भौगोलिक एक्सटेंट की बात हम लोग करेंगे, विस्तार की बात करेंगे आज के क्लास में हड़प्पा सिविलाइजेशन का, सिंधु सभ्यता का। तो देखिए अगर हड़प्पा सभ्यता के कुल कालखंड की बात की जाए तो कुल कालखंड जो है हड़प्पा सभ्यता का वह माना जाता है 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व का। इसका मतलब यह हुआ कि इसी कालखंड के दौरान हड़प्पा का निर्माण होता है, जन्म होता है और हड़प्पा का पतन भी हो जाता है। मतलब यह हुआ कि 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के काल में ही हड़प्पा रहती है और उसके बाद फिर इसका विनाश हो जाता है। क्लियर है? अब इस कुल कालखंड को इस सभ्यता का 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाग है। एक है आरंभिक हड़प्पा काल, है ना। अब आरंभिक हड़प्पा काल जो है जिसे कहा जाता है आरंभिक हड़प्पा काल, है ना, अर्ली फेज। ये क्या हो गया? अर्ली फेज, ध्यान रखना है। और इसका जो टाइम फेज है, टाइम स्पैन है, वह है 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व। ध्यान रखना है कि इसी दौरान में हड़प्पा काल का निर्माण हुआ। यह कालखंड जो है 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व, इस समय हड़प्पा का निर्माण हुआ, है ना। हड़प्पा का इवोल्यूशन हुआ, इवॉल्व हुआ हड़प्पा, इसका विकास हुआ, है ना। यानी यह फॉर्मेशन का काल था, इसलिए इस फेज को फॉर्मेटिव फेज भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, फॉर्मेटिव फेज, है ना। इस समय हड़प्पा का क्या हो रहा था? विकास हो रहा था, इवोल्यूशन हो रहा था, निर्माण हो रहा था। ठीक है, 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक का। इसके बाद आता है जिसे कहा जाता है मैच्योर फेज यानी कि परिपक्व काल। यह था हड़प्पा का परिपक्व काल जिसे मैच्योर फेज कहा जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड है मैच्योर फेज का हड़प्पा का, वह है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। ध्यान रखना है, इस फेज में क्या हुआ कि हड़प्पा पूर्ण रूप से शहरीकरण के साथ विकसित हो चुका था, है ना। मतलब यह परिपक्व है और इसमें हड़प्पा पूरी तरीके से इसका सारे विकास हो चुके थे, विकसित सभ्यता के रूप में यह स्थापित हो चुकी थी सभ्यता। क्लियर है? इस टाइम पीरियड के दौरान 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के कालखंड में, इसलिए इस कालखंड को या इस फेज को मोस्ट प्रोस्पेरस फेज यानी समृद्धशाली फेज भी माना जाता है। तो सबसे ज्यादा हड़प्पा काल का जो समृद्धि आई वह इसी कालखंड में आई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा जो कालखंड है उसे कहा जाता है लेटर हड़प्पन फेज यानी कि उत्तर हड़प्पा काल, है ना, उत्तर हड़प्पा काल। ध्यान रखना है। अब उत्तर हड़प्पा काल जो है वह 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक का है। ध्यान रखिएगा, है ना। इस काल में क्या हुआ कि हड़प्पा जो है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाती है ना। हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो जाती है और इसमें हड़प्पा का विनाश हो जाता है इसी कालखंड में। मतलब 1300 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो चुकी थी। बात समझ आ रही है आपको? तो 1300 ईसा पूर्व तक हड़प्पा का पतन हो चुका था, इसलिए इस फेज को डिकैडेंट फेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिकैडेंट फेज। ध्यान रखना है ना। यानी
यह विनाश वाला फेज था। तो 3 फेज है, एक है हड़प्पा काल का आरंभिक हड़प्पा काल जिसे अर्ली फेज कहा जाता है ना, 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, फॉर्मेटिव फेज था। दूसरा है मैच्योर फेज जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के कालखंड में था, इसमें हड़प्पा का पूर्णतः विकास हो जाता है। उसके बाद लेटर हड़प्पन काल की बात करें जिसे उत्तर हड़प्पा काल कहा जाता है, इसका टाइम पीरियड था 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। इसमें हड़प्पा सभ्यता की जो विनाश है वह हो जाती है, हड़प्पा का पतन हो जाता है। ठीक है, देखिए ये जो डेटा दिया गया है यह न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है ना। और पहले जो हड़प्पा काल का परिपक्व हड़प्पा काल की बात की जाती थी, इसे माना जाता था 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, है ना, इसे माना जाता था। कभी कभी सवाल पूछ लेता है मैच्योर फेज से, पहले भी पूछा जा चुका है हड़प्पा का कालखंड क्या हुआ करता था, तो 1750 तक का बताया जाता था, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और सवाल कभी कभी पूछ लेता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है। चलिए अब हम लोग इस सभ्यता का जो विस्तार है, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक सीमा, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल यहां से अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है एक्सटेंशन से। देखिए एक्सटेंशन की बात करें अगर, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। देखिए नॉर्थ में जो हड़प्पा का विस्तार है या सीमा है या एक्सटेंशन है नॉर्थ में, वह जाता है मांडा तक। मांडा ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में मांडा स्थित है। तो उत्तर में कहां तक एक्सटेंशन था हड़प्पा का? मांडा तक। किस नदी के किनारे? तो नदी भी याद रखना है क्योंकि सवाल में पूछता है कि उत्तर का जो एक्सटेंशन है ना, वह कहां तक था? तो मांडा तक। किस नदी के किनारे स्थित था मांडा? तो चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में स्थित है, प्रेजेंट लोकेशन इसका। इसके बाद साउथ की बात करें तो साउथ में है दैमाबाद। ध्यान रखना दैमाबाद, और दैमाबाद कहां है? तो महाराष्ट्र में है। ये बात ध्यान में रखिएगा, दैमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। साउथ का एक्सटेंशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। और किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। ईस्टर्न बात करें, ईस्टर्न जो सीमा है इसका या ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और दोस्तों आलमगीरपुर कहाँ है? तो मेरठ में है। मेरठ कहाँ है? तो यूपी में है, ध्यान रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना है हिंडन नदी के किनारे है, और हिंडन जो है वह यमुना नदी के सहायक नदी है। ठीक है, वेस्टर्न की बात करें तो देखिए सूतका गेंडोर, यह दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है। सूतका गेंडोर दक्षिण बलूचिस्तान जो भी पाकिस्तान में है, ध्यान रखना है ना। प्रेजेंट लोकेशन पाकिस्तान में। और यह किस नदी के किनारे है? तो दास्त नदी के किनारे है, या दास्त नदी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दास्त नदी। सवाल क्या पूछेगा यहां से आपसे कि उत्तर में कहां तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता? तो मांडा जम्मू कश्मीर। किस नदी के किनारे? चिनाब के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। किस नदी के किनारे? तो प्रवरा नदी जो गोदावरी की सहायक है। ईस्टर्न में पूछेगा कि पूरब में कहां तक फैली हुई थी? तो आलमगीरपुर कहां है अभी? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे जो यमुना की सहायक नदी है। क्लियर है? और जब आपसे पूछे कि वेस्टर्न में कहां तक फैला हुआ था, तो सूतका गेंडोर दक्षिण बलूचिस्तान का हिस्सा है, मौजूदा पाकिस्तान में स्थित है, करंट लोकेशन। और किस नदी के किनारे? दास्त नदी के किनारे। क्लियर है? तो ये रहा ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन यानी भौगोलिक विस्तार हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता का। आई होप क्लियर हुई होगी बातें। अब देखिए यहां से और आपको क्या याद रखना है कि इस पूरे सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था। तो देखिए कुल क्षेत्रफल जो है इस सभ्यता का वह था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब मौजूदा पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बड़ी सिंधु सभ्यता थी। और उस समय के समकालीन सभ्यताएं जैसे मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, उनसे भी सिंधु सभ्यता बड़ी थी। क्लियर है?
एरिया के लिहाज से। ठीक है, इसके बाद सवाल पूछ लेता है कि किस आकार का था यह सभ्यता। तो ये जब देखेंगे आप कि वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ का जब एक्सटेंशन को मिलाया जाता है तो कोई त्रिभुजाकार आकार बनता है इसका, है ना। इसलिए आकार की बात करें तो इस सभ्यता का आकार जो था वह त्रिभुजाकार था, है ना। यह बात भी ध्यान रखना है, त्रिभुजाकार। तो 2 पॉइंट यहां से याद रख लीजिएगा। और एक सवाल यह पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी कि आजादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहां पे पाए गए या कहां से खोजे गए, उत्खनन हुए। तो गुजरात, ये ध्यान रखना कि गुजरात से सर्वाधिक स्थल आजादी के बाद आफ्टर 1947, है ना, 1947 के बाद गुजरात से सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के। क्लियर है, ये भी ध्यान में रखना है। और अभी तक लगभग 2000 से ज्यादा हड़प्पन साइट्स की खोज हो चुकी है। हालांकि सबका उत्खनन नहीं हुआ है, लेकिन पहचान की जा चुकी है हड़प्पन साइट्स के रूप में 2000 से ज्यादा लगभग, है ना। हालांकि वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये सब आकार और 1947 के बाद सबसे ज्यादा कहां से स्थल पाया गया, तो गुजरात से पाया गया, ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।